ये रेडिएशन में अपन ने थर्मल रेडिएशन पूरा एकदम उसमें जो पीडीएफ से पढ़ाया था ना मैंने अपना बनाया हुआ था जो, तो वही है रेडिएशन अपना पूरा कंप्लीट हो गया था। मतलब थोड़ा सा ये जो क्या कैसा है थ्योरी में पूरा को बता दिया था, और थोड़ा सा और बचा है तो वो अपन देखते हैं क्या कैसे। अब जो मेन इंपॉर्टेंट है, लोग आ गए, हाँ तो अपन जब देखिए थर्मल रेडिएशन हमने पढ़ा था कि रेडिएशन क्या होता है ना, तो बताया था कि भैया आपका जो मैक्सिमम जो मतलब जो टेम्परेचर जो होता है, ठीक है ना, वो क्या होता है, टेम्परेचर ऑफ बॉडी डिक्रीज एट वेरी फास्ट स्पीड से होता है, तो अपन क्या बोलते हैं उसको, अपन रेडिएशन बोलते हैं। फिर मैंने आपको रेडिएशन बताया था, रेडिएशन के बाद में फिर थर्मल रेडिएशन क्या होता है वो बताया था। फिर जो क्या बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या होता है वो बताया था आपके लिए, है ना, ये पूरा समझा चुका हूँ। फिर इसके बाद में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो स्पेक्ट्रम पढ़ाने के बाद में फिर एक पूरा चार्ट बनाया था जिसमें थर्मल रेडिएशन किस तरीके से होता है, और आपको एक सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज बताई थी रेडिएशन की, जो एक ही चीज है वो था कि द थर्मल रेडिएशन टेम्परेचर ग्रेटर देन 0 केल्विन ऑलवेज। इट मींस दैट इन आवर होल वर्ल्ड या कहीं भी दुनिया में कोई भी चीज होगी, कोई भी ऑब्जेक्ट होगा जिसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस केल्विन से, ठीक है ना, वो है, तो उस 0 डिग्री सेल्सियस केल्विन है, मतलब कि वो रेडिएशन उस ऑब्जेक्ट में होगा। तो अब वो 0 डिग्री केल्विन, देखो सेल्सियस की बात नहीं कर रहा हूं मैं, 0 डिग्री केल्विन की बात कर रहा हूं, मतलब 0 केल्विन की बात कर रहा हूं। तो 0 केल्विन में आपका मतलब बहुत सारी हर चीज आ जाएगी, उसके अंदर आ जाएगी कि इतना केल्विन रहता है, इतना टेम्परेचर हर बॉडी का रहता है, तो उसमें उससे मतलब कमी 270 सेल्सियस जोड़ दो तो 273 जोड़ दो उसमें। तो हम सेल्सियस की बात ही नहीं कर रहे, हम 0 डिग्री केल्विन की बात कर रहे हैं, 0 केल्विन की बात कर रहे हैं, मतलब, है ना। तो इसमें आपको बताया था, फिर इसमें क्या बताया था आपके लिए कि भाई जो हमने पूरा चार्ट बनाया था उसमें बताया था कि कंप्लीट इंफ्रारेड होता है, कंप्लीट विजिबल होता है, सम पोर्शन ऑफ अल्ट्रावायलेट है, जो हमारा थर्मल रेडिएशन जो हम पढ़ रहे थे उस पोर्शन में क्या था। फिर आपको बताया था कॉस्मिक रेज क्या होती है, आर रेज क्या होती है, एक्स रेज क्या होती है, माइक्रोवेव्स क्या होता है, रेडियो एंड टीवी वेव्स क्या होती है, ये सब हमने पूरा आपको एक्सप्लेन किया था। फिर मैंने रेडिएशन में एक और देखा था कि इमिशन इमिशन क्या होता है, रेडिएशन में रेडिएशन क्या होता है, रेडियोसिटी क्या होती है। तो रेडिएशन में आपको बताया था कि जो कोई बॉडी से जो क्या बोलते हैं रेडिएशन इमिटेड होती है तो उसको अपन इमिशन बोलते हैं। रेडिएशन में क्या है, कोई इंसिडेंट रेज जो आती है रेडिएशन से जो किसी बॉडी में पड़ती है तो उसको अपन बोलते हैं रेडिएशन। रेडियोसिटी आपको बताया था कि टोटल एनर्जी जो लिविंग फ्रॉम अ बॉडी पर सेकंड पर यूनिट सरफेस एरिया, जो उसको अपन बोलते हैं रेडियोसिटी। फिर इसके बाद में हमने आगे पढ़ा था आपके लिए ये इन जनरल में अपन ने बताया था कि रेडिएशन किस पे डिपेंड करता है, वॉल्यूमेट्रिक फिनोमेना वर्क करता है। मतलब क्योंकि देखिए भाई सन से जो रेज आ रही है, मान लो जैसे अपन सन को एग्जांपल ले लिए कि दैट इज अर्थ को अपन एक ऑब्जेक्ट ले लिए हैं और सन को अपन एक ऑब्जेक्ट, मतलब वहां से रेज आ रही हैं, तो जो रेज अपनी उस पे इम्पिंग होंगी, मतलब पड़ेंगी अपने उस पे अर्थ पे, तो वो क्या है कि टोटल सर हर पोर्शन को कवर करने की कोशिश करेंगी वो, ठीक है ना, ऐसा नहीं कि एक पर्टिकुलर सरफेस पे पड़ेंगी। तो इसलिए अपन ने बोला कि वॉल्यूमेट्रिक ज्योमेट्री पे, ये वॉल्यूमेट्रिक फिनोमेना पे वर्क करता है रेडिएशन, ठीक है ना। बट जब हम कैलकुलेशन करते हैं तो उसको हम एक सरफेस लेके कैलकुलेशन करते हैं, क्योंकि हम उसको वॉल्यूमेट्रिक में अपन डायरेक्ट कैलकुलेट नहीं करेंगे कहाँ पड़ रहा है कहाँ नहीं पड़ रहा, तो अपन सरफेस के हिसाब से करते हैं, फिर उसको अपन इंटीग्रेट कर पूरे पे निकल जाएगा वो तो उस तरीके से, ठीक है ना। फिर आपको बताया था ब्लैक बॉडी, ये हमारा फाइनल हमने बताया था ब्लैक बॉडी क्या होता है। तो ब्लैक बॉडी में बताया था कि भैया जो रेडिएशन की हम बात करेंगे तो ये जो ब्लैक बॉडी होती है वो परफेक्ट एब्जॉर्बर होता है और परफेक्ट इमीटर भी होता है। मतलब जैसे जो ऑब्जेक्ट ले लिए अपन ने, कोई ब्लैक बॉडी ऑब्जेक्ट ले लिया, तो वो पूरा जो सन से रेज लेगी तो पूरा एकदम अपने पास ले लेती है, उसको कैच कर लेती है, ठीक है ना। और जब इमिट करने की बात करती है तो पूरा एकदम परमानेंट तरीके से इमिट भी कर देती है, तो इसको अपन बोलते हैं ब्लैक बॉडी। और अपन ने बताया था कि कोई मतलब एक अपन को जैसे मैंने कहता है कॉर्नेट साइकिल लेके चले थे अपन ने पूरा थर्मोडायनामिक्स में, तो इसी प्रकार से हमको यहाँ पे एक वो लेके चलना पड़ेगा बॉडी, तो अपन ने ब्लैक बॉडी अपन ने इसको ले लिया। फिर अपन ने इसमें एक कैलकुलेट किया था ब्लैक बॉडी में अपने टोटल इमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी अपन ने बताया था। तो ब्लैक बॉडी तो बी से डिनोट करते हैं, ई से अपन ने टोटल इमिसिव पावर को दिखाया था, ठीक है ना, जिसको अपन ने ईवी इक्वल टू बताया था सिग्मा टी टू पावर 4। ये हम पढ़ चुके हैं यहाँ पे पूरा। फिर इसके बाद में अपन ने ये पढ़ा था, एक और कॉन्सेप्ट पढ़ा था एब्जॉर्प्शन, रिफ्लेक्शन और ट्रांसमिशन। तो मैंने क्या बताया था कि एक ऑब्जेक्ट ले लो, उसमें से सन से जो रेज आ रही हैं वो इंसिडेंट रेडिएशन कहलाती हैं, और जो रेडिएशन जो अर्थ पे पड़ेंगी या कोई भी ऑब्जेक्ट पे पड़ेंगी तो उससे क्या है कि कुछ तो अर्थ के अंदर पास करके चली जाती है, तभी तो हमारी जो अर्थ है, अर्थ के अंदर का पोर्शन भी गर्म रहता है। क्यों गर्म रहता है? क्योंकि रेज आती हैं तो कुछ तो क्या होता है कि वहीं पे एब्जॉर्ब हो जाती है, अर्थ पे एब्जॉर्ब हो जाती है,
कुछ क्या है रिफ्लेक्ट होके वापस चली जाती है कुछ दूर तक कहीं, और दूसरी कुछ होती है क्या है कि जो रेज अंदर अर्थ के पास करके अंदर नीचे चली जाती है। तभी तो हम क्या है कि अगर हम जब गर्मी के टाइम में कोई भी हो, जब रेडिएशन आ रहा है तो हम उसकी खुदाई करेंगे तो नीचे की मिट्टी भी क्या है कुछ पोर्शन तक, कुछ हाइट तक क्या रहती है, गर्म निकलती है। क्यों निकलती है? क्योंकि वो रेज हमारे अंदर तक भी गई हुई है, ठीक है ना। तो इसका मतलब है कि रेडिएशन जो हो रहा है तो वहां भी जा रहा है। तो ये हमने देखा था कि भाई इंसिडेंट रेडिएशन क्या कहलाता है, फिर क्या है, कितनी एब्जॉर्प्शन होता है, कितना ट्रांसमिशन होता है और क्या रिफ्लेक्शन होता है। फिर हमने आपको ये सब बताए थे कि एक को अपन ने भैया रो से नोट किया था, एक टाउ से किया था और एक अल्फा से किया था। रो को किया था रिफ्लेक्शन से, टाउ को किया था ट्रांसमिशन से और अल्फा को किया था एब्जॉर्प्शन से। और टोटल को मैंने बताया था कि तीनों चीजें हैं वो किसके बराबर होती हैं, इंसिडेंट रेडिएशन जो पड़ रही है टोटल उसके बराबर ही होंगी भैया, ठीक है ना। तो ये समझाया था। फिर इसका एक अपने फार्मूला बना दिया था, क्यू रो अपन क्यू प्लस क्यू रो क्यू टाउ अपन क्यू प्लस क्यू अल्फा बाय क्यू इक्वल टू 1 बता दिया, क्योंकि क्यू को अपन ट्रांसफर करके इधर कर दिया था क्योंकि टोटल इंसिडेंट रीजन क्यू था अपना। तो इस तरीके से तो भैया टोटल क्यू पी बाई के क्या है आपका, तो भैया बता दिया था रिफ्लेक्टिविटी बताया था। फिर इसके बाद में ये क्या बताया था, ट्रांसमिटिविटी बताया था। फिर क्यू अल्फा बाय क्यू क्या बताया था, एब्जॉर्बिविटी बताया था। ये हमने पूरा निकाल दिया था। फिर आपको बताया था कि फाइनाइट थिकनेस में लेंगे फॉलोइंग पॉइंट्स शुड बी नोटेड, जो हमने बताए थे आपके लिए कि जिसमें अल्फा टाउ और ये क्या बोलते हैं रो, इनका क्या क्या योगदान है, कैसा क्या रहेगा। तो बताया था भैया दे आर ऑलवेज पॉजिटिव, है ना। वैल्यू लाई बिटवीन लिमिट 0 to 1 में आपको बताया था कि हमेशा पॉजिटिव रहेंगे और उनकी वैल्यू 0 से 1 के बीच में लाई करेगी। अब लाई करेगी तो अल्फा हमने एक बार वो जो क्या बोलते हैं ये जो रो की वैल्यू एक बार 0 रखी थी, तब उस टाइम पे आपने बताया था कि क्या क्या होगा, टाउ प्लस अल्फा इक्वल टू 1 हो जाएगा। और एक की मैंने रो की वैल्यू अपन ने 1 रखी थी तो उसमें आपको अल्फा प्लस टाउ इक्वल अल्फा इक्वल टू टाउ इक्वल टू 0 हो जाएगा, क्योंकि जब अल्फा रो 1 में हो गया तो मतलब दोनों चीजें टर्म हो गए, क्योंकि टोटल को जोड़ने के बाद में टोटल का जो ऐड होने के बाद जो आएगा वो 1 आएगा, ठीक है ना। फिर आज हम जो देखने वाले हैं वही हमने आपको बताया था, यहाँ पे ब्लैक बॉडी इज प्रेफर्ड रेडिएटर। 3 कैरेक्टरिस्टिक जो अपने बात बताया था आपको, ऑब्जर्वर बताता था रेडिएटर, ठीक है ना, इंसिडेंट रेडिएशन, फिर रेडिएटर मोर एनर्जी देन रिप्लाई रियल सरफेस एट द सेम टेम्परेचर, द इमिटेड रेडिएशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ डायरेक्शन। ये बताया था कि जो इमिटेड जो निकल रही है वो रेडिएशन जो निकल रही है वो इंडिपेंडेंट ऑफ डायरेक्शन रहेगी अपना, ठीक है ना। अब उसने फिर मेन हमारे जो बात कर रहा है वो ये बोल रहा है कि ब्लैक बॉडी के कुछ लॉ पे वर्क करता है कि ऐसे अपने बल से, जब अपन उसको आइडियल बॉडी मान के चल रहा है तो क्या कारण है उसके लिए। तो आपको तो बोला था कि भैया कि जैसा ब्लैक बॉडी आई तो उसने 100% कोई भी चीज को एब्जॉर्ब कर लिया, और या फिर 100% कोई भी चीज को क्या कर देगा, इमिट कर देगी कोई भी अपने, है ना। तो इस तरीके से अपना क्या है कि अपन ने पढ़ लिया था। अब हमको लॉ की बारे में बात करेंगे। तो इसमें लॉ अपन ने देखे थे कि भैया ब्लैक बॉडी रेडिएशन ऑब्वियस सर्टेन सिंपल लॉज। तो कौन कौन से लॉ पे वर्क करती है, तो वो देखो सबसे पहला तो अपना आता है ब्लैक बॉडी का कि स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ, है ना। तो स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड इन द प्रीवियस चैप्टर और प्रीवियस यूनिट में अपन पढ़ चुके हैं, ठीक है ना, कि अपन ने क्या क्या पढ़ा था उसमें। स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ जब हमने कंडक्शन कन्वेक्शन रेडिएशन बताया था तो उस टाइम पे हमने पूरा ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे। तो आपको यही बताते हैं कि द टोटल पावर रेडिएटेड फ्रॉम अ ब्लैक बॉडी इज कैलकुलेटेड फ्रॉम स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ। मतलब स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ से हम जो टोटल पावर जो है रेडिएटेड बॉडी से, ब्लैक बॉडी से जो रेडिएट हो रही है वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ईबी इज द टोटल पावर हो गई आपकी। सिग्मा आपको बताया था कि स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट होता है, एंड टी इज द फोर्थ पावर ऑफ वो जो टेम्परेचर है, जो एब्सोल्यूट टेम्परेचर है उसका फोर्थ पावर ये रहता है, ठीक है ना। तो अब इसको अपन ने एक फार्मूला में लिख दिया है और यहाँ पे अपन ने समझा भी दिया है कि वेयर ईबी इक्वल टोटल पावर रेडिएटेड पर यूनिट एरिया फ्रॉम अ ब्लैक बॉडी, जो भी वाट पर मीटर स्क्वायर अपन पावर को ये लिख के चल रहे थे अभी तक, है ना, ई। और फिर इसके बाद में सिग्मा अपन ने लिया था, जो लिया था क्या लिया था सिग्मा का, 5.669 into 10⁻⁸ वाट पर मीटर स्क्वायर कैलकुलेशन पावर 4, ये कहलाता हमारा स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। एंड नेक्स्ट वन इज टी। टी इज द एब्सोल्यूट टेम्परेचर, जो बॉडी है उसका एब्सोल्यूट टेम्परेचर क्या है, तो ये अपन ने पहला लॉ पढ़ा स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ, जो कि उसने बताया था कि सम लॉज को हमको फॉलो करना पड़ेगा उसी लॉ। फिर दूसरा आया भैया प्लैंक डिस्ट्रीब्यूशन लॉ आया। ये बोले कि भैया हमारे हिसाब से इस तरीके से ये होना चाहिए, तो ये क्या बोले, द वेवलेंथ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इमिटेड ब्लैक बॉडी रेडिएशन इज डिटरमाइंड फ्रॉम द प्लैंक डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। मतलब आपको जो बात कर रहे हैं, जब वेवलेंथ डिस्ट्रीब्यूशन इमिटेड फ्रॉम ब्लैक बॉडी रेडिएशन, जो ब्लैक बॉडी पे रेडिएशन जो हो रहा है तो उससे जो इमिट हो रहा है तो उसकी वेवलेंथ के बारे में बात कर रहा है, प्लैंक डिस्ट्रीब्यूशन से आपको लॉ से निकालना पड़ेगा। तो अपन ने जब निकाला तो वहां पर ने देखा भैया कि ई लैम्डा बी, तो ये लैम्डा टी की वैल्यू यहाँ
उसमें लगा दिया। तो इसमें ये फार्मूला मैंने आपको याद रखना पड़ेगा, C1 बाय लैम्डा टू पावर पावर, जिसमें अपन ने लैम्डा क्या हो गया आपकी वेवलेंथ हो गई, एक्सपोनेंशियल ये आपका हो गया C2 बाय लैम्डा इंटू T माइनस 1। अब ये अपॉन में है इस तरीके से, तो हमको फार्मूला ध्यान रखना पड़ेगा। ये फार्मूला से हम जो प्लैंक डिस्ट्रीब्यूशन में जो अपन ई लैम्डा बी जो है, ठीक है ना, वो अपन निकाल पाएंगे यहाँ से। तो ये अपन ने क्या है यहाँ पे अपन ने देख लिया अच्छी तरीके से, ठीक है ना। तो ये आपको यहाँ पे लिखा हुआ है कि C1 क्या है आपका 2 पाई h C0 स्क्वायर इक्वल टू, तो ये आपकी इसकी वैल्यू यहाँ पे आ गई। तो C1 की वैल्यू आप निकालोगे, 2 की वैल्यू पता है, पाई की वैल्यू पता है, h की एक अपने उसके हिसाब से निकाल लोगे, और C की वैल्यू तो ये अपन ने यहाँ पे इतनी रहती है। C2 की वैल्यू आपको h C0 अपॉन k अपने इसमें निकाल दिया, ब्लैक बॉडी की बारे में बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है ना। और लैम्डा क्या होगी आपकी वेवलेंथ हो गई, जो यहाँ पे लैम्डा की बारे में बात करें, वेवलेंथ कितनी है, T इज द एब्सोल्यूट टेम्परेचर, जो T है अपन ने है, और H इज द प्लैंक कांस्टेंट है, ठीक है ना। तो ये अपना कांस्टेंट है। तो ये अपन ने सब वैल्यू अपन ने इसमें पुट कर देंगे, तो डायरेक्ट हम प्लैंक डिस्ट्रीब्यूशन से जो वेवलेंथ डिस्ट्रीब्यूशन है इमीडिएट ब्लॉक ग्रेविटी से हो रहा है, वो हम इसमें निकाल सकते हैं, ठीक है ना। फिर इसके बाद में हम बात करेंगे, ये तो वही बोल्टजमैन कांस्टेंट है, के बोल्टजमैन का है। C0 क्या है आपका स्पीड ऑफ द लाइट इन वैक्यूम, जो वैक्यूम रहता है तो उसमें जो स्पीड जो होगी लाइट की, वो अपना C0 हो जाएगा। फिर हम बात करते हैं भैया ये फिर जो डायरेक्ट बोल रहा है रिजल्ट ऑफ इंक्रीजिंग टेम्परेचर और रेडिएशन, रेडिएशन में जो टेम्परेचर बढ़ने से उसका क्या क्या रिजल्ट आएंगे, तो उसमें साफ साफ जो रिजल्ट आएगा वो ये आएगा, पहला कि हायर इंटेंसिटी हो जाएगी, इंटेंसिटी उसकी बढ़ जाएगी टेम्परेचर उसकी बढ़ने आने से, ठीक है ना, इंक्रीज इन टेम्परेचर। दूसरा है शॉर्टर वेवलेंथ, वेवलेंथ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और जब वेवलेंथ कम होगी तो आपको ये भी बताया था कि फ्रिक्वेंसी क्या हो जाएगी, हाई हो जाएगी फ्रिक्वेंसी। जब किसी चीज की फ्रिक्वेंसी बढ़ेगी तो वेवलेंथ कम हो जाएगी, वेवलेंथ ज्यादा हो जाएगी तो फ्रिक्वेंसी कम हो जाएगी। ये अपन पढ़ चुके थे ऑलरेडी। फिर इसके बाद में यहाँ पे आते हैं, ये विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ है। फिर ये भी बोल रहा है कि भैया विंस डिस्प्लेसमेंट क्या बोल रहे हैं इनने, है ना। तो इनने तो अपना ये कॉन्सेप्ट दे दिया था पूरा, ठीक है। तो ये आप इसमें देख लीजिए, इसमें क्या बोल रहा है, इसमें मेन तो ये जो फॉर्मूला है जो अपन ने पढ़ा था इसके पहले जो फॉर्मूला लिखा था वही है यहाँ पे, लेकिन इनने ये बोल दिया कि द वेवलेंथ ऑफ मैक्सिमम इमिसिव पावर इज डिटरमाइंड बाय विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ। मतलब वो बोल रहा है कि जो वेवलेंथ की मैक्सिमम पावर को यदि निकालना है तो उसके लिए हमको विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ पढ़ना पड़ेगा, और विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ की सहायता से हम निकाल पाएंगे। लेकिन जो हमने बताया उसमें लैम्डा मैक्सिमम इनटू टी इक्वल टू जो C3 है, तो उसमें जो लैम्डा की वैल्यू रहेगी, तो वो यही बोल रहा है कि लैम्डा टी की जो वैल्यू है, लैम्डा की वैल्यू जो भी रहेगी और टी की वैल्यू, जो दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो वो C3 दिखा दिया हमने उसको, और उसने बोल दिया कि ये हमेशा क्या रहेगा, ये मतलब क्या बोल सकते हैं अपन के, यूनिवर्सल रहेगा, हर जगह एक ही रहेगा ये इसकी वैल्यू, ठीक है ना। लैम्डा मैक्सिमम टी की वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ पे 2897.8 माइक्रोमीटर केल्विन जो है, ये हमेशा वो रहेगा। तो विंग्स कांस्टेंट यूनिवर्सल, तो ये डिस्प्लेसमेंट लॉ अपन दिखा रहे हैं, ठीक है ना। ओनली ये किसके लिए है, लेकिन ये ओनली वैलिड फॉर द ब्लैक बॉडी के लिए बात कर रहे हैं हम, जो है लैम्डा मैक्सिमम की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। ये अपना यहाँ पे हो गया भैया, ये अपन निकाल दिया। अब अपन आगे चल के देखते हैं, फिर है रेडिएशन फ्रॉम रियल सरफेस। अब बात हम करते हैं रियल सरफेस। तो रियल सरफेस में भैया क्या है, अपने ब्लैक बॉडी का अपन ने देख लिया अच्छे तरीके से, ठीक है ना। तो ब्लैक बॉडी में जो अपन ने देखा, तो अब रियल सरफेस में क्या हो रहा है तो वो हम देख रहे हैं। रियल बॉडी जो क्या है उसकी कंडीशन क्या रहेंगी, तो बोलने बोल दिया इमिटेड एंड एब्जॉर्ब लेस देन ब्लैक बॉडी। भाई ऑलरेडी हम जब डिस्कस कर चुके हैं कि जो ब्लैक बॉडी है उसका जो इमिशन जो है वो जो इमिसिव रहेगी या ऑब्जर्वेशन होगा वो सबसे ज्यादा बता दिया। उसको तो हमने आइडियल बॉडी मान की तरह, जैसे हमने बताया था आपको, कार्नोट साइकिल की तरह ही रहेगा, ठीक है ना। तो ये अपना रियल सरफेस। अब सिमिलरली यहाँ पे इमिटेड एंड ऑब्जर्व लेस देन ब्लैक बॉडी, इसका रियल सरफेस है। तो रियल कोई भी मतलब जो बॉडी, तो ब्लैक बॉडी तो वही अपने एक अपन माना है, कोई भी बॉडी एक तो क्या है कि वो ब्लैक बॉडी नहीं हो सकती, हर आदमी को ब्लैक बॉडी नहीं मान सकते पूरी तरीके से, अगर वो पूरी तरीके से ऑब्जर्व करे हो, ठीक है ना। लेकिन अपन नहीं उसको आइडियल मान के चल रहे हैं, देख रहे हैं। तो ये अपन ने रियल सरफेस माना, तो इसमें रियल सरफेस में बोल रहा है कि इमिटेड एंड एब्जॉर्ब लेस देन ब्लैक बॉडी। जो ब्लैक बॉडी है उससे कम ही करेगी, इमिट भी करेगी और एब्जॉर्ब भी करेगी, कम करेगी, ठीक है ना। रिफ्लेक्ट रेडिएशन है, रिफ्लेक्ट रेडिएशन तो रिफ्लेक्ट करेगी भाई सीधी। इमिट एंड एब्जॉर्ब डिफरेंटली डिपेंडिंग ऑन एंगल एंड वेवलेंथ, मतलब वो बोल रहा है कि जो इमिट करेगी और एब्जॉर्ब करेगी वो डिफरेंटली डिपेंडिंग ऑन एंगल एंड वेवलेंथ पे डिपेंड करेगा। वेवलेंथ मतलब लैम्डा पे, और वो एंगल थीटा क्या हो, किस थीटा पे जो रेज आ रही है आपकी, तो उस एंगल पे डिपेंड करेगा, ठीक है ना। एंड डोंट ओबे द सिंपल लॉज, और वो भी सिंपल लॉ को ओबे नहीं करेगा, फॉलो नहीं करेगी ये, ठीक है ना। तो ये आपका हो गया रियल सरफेस का। अब हम बात करते हैं स्पेक्ट्रल एमिसिविटी एंड टोटल एमिसिविटी की बात करते हैं, ठीक है ना। जब हम स्पेक्ट्रल एमिसिविटी की बात करते हैं
तो इसको देख लीजिए, स्पेक्ट्रल इमिसिविटी में क्या आ जाएगा आपका, क्या बोल रहा है, हाँ स्पेक्ट्रल इमिसिविटी एंड टोटल इमिसिविटी की बात करते हैं, तो ये बोल रहा है कि भैया टू अकाउंट फॉर रियल सरफेस बिहेवियर बी इंट्रोड्यूस द स्पेक्ट्रल इमिसिविटी डिफाइंड बाय, तो उसको डिफाइन कर रहा है इस तरीके से। तो इमिसिविटी तो हम जानते ही हैं अच्छी तरीके से, ठीक है ना। तो ये इमिसिविटी क्या होता है, इमिशन फ्रॉम द सरफेस और इमिशन ऑफ ब्लैक सरफेस एट सेम टेम्परेचर, टेम्परेचर सेम होगा तो उसको अपन बोलते हैं इमिसिविटी, ये तो हम अच्छी तरीके से जानते हैं। तो वो स्पेक्ट्रल इमिसिविटी की बात करता है और टोटल इमिसिविटी की बात कर रहा है। सबसे पहले तो हमको मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग ये है कि क्या होता है इमिसिविटी, तो यही बताया कि इमिशन फ्रॉम द सरफेस, जो भी सरफेस है उस सरफेस से इमिशन हो रहा अपॉन इमिशन ऑफ ब्लैक सरफेस एट द सेम टेम्परेचर, सेम टेम्परेचर पे जो ब्लैक सरफेस से इमिशन क्या हो रहा है और एक नॉर्मल सरफेस से क्या हो रहा है, तो उसको हम बोलते हैं। और जिसकी हमने बोलते हैं कि ये उसकी वैल्यू क्या है इमिशन की, होता है कि ये 0 से 1 के बीच में लाई करती है। और इमिशन जो होगा, जो ब्लैक बॉडी का क्या होगा भैया, इमिसिविटी क्या होगी, 1 होगी, ये अच्छी तरीके से हम पढ़ ही चुके हैं ऑलरेडी, है ना। तो ये है अपना, है ना। तो ये अपन ने देख लिया पूरी तरीके से। अब इसमें बता रहा है कि लेमडा ई लेमडा लेमडा टी, जो सेम टेम्परेचर तो है ही, बात ही कर रहे हैं हम, सेम टेम्परेचर बात कर रहे हैं। तो वहां पे जो बोला कि एप्सिलॉन लेमडा इनटू ई लेमडा ब्लैक, ई बी, ई लेमडा बी बोल देख सकते हो, उसमें ब्लैक पूरा लिख दिया है, लेमडा टी है। एंड टोटल इमिसिविटी डिफाइंड बाय, उसको कैसे दिखाएंगे, ई इक्वल टू होता है, जो हमने वही बताया इसके लिए, अगर देखें तो इसको एक तरीके से फार्मूला बना लो आप, इस तरीके से बना सकते हैं। ये हो गया, जैसे अपन निकालते हैं एप्सिलॉन एमिसिविटी इक्वल टू, निकाल रहे हैं, क्या निकाल रहे हैं, ये अपन कैपिटल ई पर रख दिया अपन ने, ठीक है ना। और अपन ने यही बोला है अपन ने भाई, देखो अच्छी तरीके से ई और बी, इसका यही फार्मूला मैंने बताया आपको एमिसिविटी के, वही इनने यहाँ किया है। तो एप्सिलॉन इनने क्या कर दिया, यहाँ पे एप्सिलॉन यहाँ कर दिया। अब ई की वैल्यू निकालना है तो एप्सिलॉन इनटू ई भी हो जाए, तो यहाँ पे एप्सिलॉन इनटू ई भी हो जाएगा। तो एप्सिलॉन तो अपना जैसा रहेगा इमिसिविटी जो दिखा रहे हैं, लेकिन ई भी क्या है आपका पावर, जो ब्लैक बॉडी जो स्टीफन बोल्ट्जमैन से अपन ने निकाला था ईबी, ठीक है ना। ईबी क्या था आपका, ई सिग्मा टू द पावर टी टू द पावर 4, तो बस हमने वही बढ़ा दिया है। तो ये इंटीग्रेटेड एवरेज ये अपन निकाल, जो भी रहेगा वो अपन निकाल देंगे यहाँ से, ठीक है ना। तो ये है, तो यही अपन ने यहाँ पे निकाल दिया है। तो ये क्या हो गया आपका, स्पेक्ट्रल इमिसिविटी की बात कर रहा है और टोटल इमिसिविटी की बात कर रहा है, तो हम यहाँ से इसको निकाल लेंगे। अब ग्रे डिफ्यूज बॉडी क्या होती है, ग्रे बॉडी होती है, टू सिंप्लीफाई मैटर इट इज कॉमन टू एज्यूम द एमिसिविटी टू डिपेंड इंडिपेंडेंट ऑन वेवलेंथ एंड डायरेक्शन। भाई सीधी सी बात है, ग्रे बॉडी डिफ्यूज बॉडी तभी बोलेंगे हम उसको कि जो क्या है उसकी इमिसिविटी टू बी इंडिपेंडेंट ऑन वेवलेंथ एंड डायरेक्शन, मतलब जो वेवलेंथ और उसके जो उसकी इमिसिविटी है वो उसकी वेवलेंथ और डायरेक्शन पे से इंडिपेंडेंट है, उससे कोई लेना देना नहीं है, तो उसको अपन बोलेंगे ग्रे डिफ्यूज बॉडी बोलेंगे उसको। और सच अ सरफेस इज कॉल्ड अ ग्रे डिफ्यूज बॉडी, ठीक है ना। तो ये अपना ग्रे डिफ्यूज बॉडी हुई। इसको अपन किससे दिखाते हैं, तो इस तरीके से हम दिखा देंगे कि ये अपन ने वही दिखा दिया कि ई लेमडा लेमडा टी इक्वल टू ई लेमडा इनटू ई लेमडा ब्लैक, इस तरीके से दिखा दिया। इसकी वैल्यू क्या बता दी भैया, 0 टू क्या है 1 है ये आपका, ठीक है ना। तो ये अपने इसमें क्या है, ई लेमडा क्या हो जाएगा, अपनी इमिसिविटी का क्या हो जाएगा, ये आपका कांस्टेंट हो जाएगा यहाँ पे बनने, ठीक है ना। तो ये बोल दिया। फिर अपन आगे चलते हैं, ये अपन अच्छी तरीके से पढ़ चुके हैं, पहले ही हमने पढ़ाया था आपके लिए, एब्जॉर्बिविटी क्या होती है, रिफ्लेक्टिविटी क्या होती है, ट्रांसमिटिविटी क्या होती है, ठीक है ना। तो इसमें आपको वही यहाँ पे एक चीज समझा रहा है यहाँ पे कि इंसिडेंट रेडिएशन में एब्जॉर्ब, रिफ्लेक्ट और ट्रांसमिटेड। जो इंसिडेंट रेडिएशन मतलब कि एक जो यहाँ पे समझा रहा है कि ये सन है, ये सन है यहाँ पे, तो यहाँ से जो रेडिएशन निकल रही है पूरी इस तरीके से, तो ये कुछ तो क्या हो जाएगी यहाँ पे इस तरीके से, कुछ तो यहाँ पे एब्जॉर्ब हो जाएंगी, कुछ क्या हो जाएंगी यहाँ से जाने के बाद रिफ्लेक्ट हो जाएंगी, कुछ क्या हो जाएंगी ट्रांसमिट हो जाएंगी, कुछ भी एब्जॉर्प्शन जो बताया जो अल्फा से, तो यहाँ पे यही बोला है वी डिफाइन एब्जॉर्ब टी अल्फा फ्रैक्शन ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन एब्जॉर्ब। तो ये फ्रैक्शन जो है वो किसका, रेडिएशन मतलब इस बॉडी में एब्जॉर्ब कर लिया,
रिफ्लेक्टिविटी क्या हो जाएगी आपकी, जो रो है फ्रैक्शन ऑफ इंसिडेंट, फ्रैक्शन जो हो रहा है, ठीक है ना, इंसिडेंट रेडिएशन रिफ्लेक्टेड, तो ये आपका यहाँ से रिफ्लेक्ट कर गया, यहाँ से टकराया और चला गया। फिर दूसरा ट्रांसमिटिविटी, फ्रैक्शन ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन प्लस क्या है कि ये तो फिर टोटल जोड़ा था अपन ने, क्या होता था अल्फा प्लस राउ प्लस टाउ इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। और यही हमने क्या दिखाया था आपको, इन सबको जोड़ दिया, जोड़ने का सबके बाद क्या है इंसिडेंट रेज, तो 1 कैसे हो गया, क्योंकि ये सबको जोड़ा हमने कि आया तो यहाँ से ये इधर इधर सबको जोड़ने का क्या हो जाएगा 1 ही आएगा, क्योंकि आपको पता है ब्लैक बॉडी में ये होता है, ठीक है ना। फिर इसके बाद में हमने ये देखा, फिर इसके बाद में किरचॉफ जो मेन है, किरचॉफ लॉ है, जो किरचॉफ लॉ पढ़ा होगा, वैसे तो आप फिजिक्स में पढ़े हैं, तो इसमें भी यही बोल रहा है कि द टोटल इमिसिविटी एंड टोटल एब्जॉर्बिविटी ऑफ अ सरफेस आर इक्वल एट इक्वल टेम्परेचर। मतलब वो ये बोल रहा है कि इमिसिविटी है और जो एब्जॉर्बिविटी भी है, इमिसिविटी मतलब ई अपॉन कैपिटल ई भी, कैपिटल ई क्या है आपका जो पावर है, अब जो सरफेस एरिया की बात कर रहे हैं, इमिशन फ्रॉम द सरफेस, और ई भी क्या है आपका इमिशन ऑफ ब्लैक सरफेस ऑफ द सेम टेम्परेचर की बात कर रहा है। तो यहाँ किरचॉफ लॉ बोल रहा है कि द इमिसिविटी एंड द टोटल एब्जॉर्बिविटी ऑफ द सरफेस आर इक्वल एट द इक्वल टेम्परेचर, मतलब सेम टेम्परेचर पे हम बात करें, इक्वल टेम्परेचर में बात करेंगे तो क्या होगा आपकी सेम रहेगी। ये अपन ने वो क्या बोला किरचॉफ लॉ है, ठीक है ना, ये किरचॉफ लॉ भी आप देख लेना अच्छे तरीके से, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं आगे रेडिएशन एक्सचेंज बिटवीन ब्लैक बॉडीज। अब ब्लैक बॉडी में रेडिएशन एक्सचेंज किस तरीके से होती है, तो जो बता रहा है कि टू कैलकुलेट रेडिएशन एक्सचेंज वी मस्ट टेक इनटू अकाउंट नंबर 1 सरफेस एरिया सॉरी, दूसरा 1 सरफेस ज्योमेट्री, थर्ड 1 इज पोजीशन इन रिलेशन टू ईच अदर, ठीक है ना। अब ये हमने 2 बॉडी ले ली एक तरीके से, ठीक है ना, ये अपन ने बॉडी ले ली, यहाँ पे एक पहले बॉडी है, इस पे पहला बॉडी मान के चल रहे हैं, ये है, और ये आपकी दूसरी बॉडी है, जो पहला बॉडी दूसरी बॉडी। तो वो ये बोल रहा है टू कैलकुलेट रेडिएशन एक्सचेंज वी मस्ट टेक इनटू अकाउंट, तो सरफेस एरिया, तो मेन सरफेस एरिया भैया देखो ये ऑब्जेक्ट है, तो इसका ये सरफेस एरिया हमने यहाँ से ले लिया, तो यहाँ से जब ये सरफेस एरिया तो दूसरा सरफेस एरिया ये भी रहेगा, ये सरफेस एरिया। दूसरा है सरफेस ज्योमेट्री, उसका ज्योमेट्री किस तरीके से, जैसे इस तरीके का हो सकता है, ये सर्कुलर हो जैसे भी है। दूसरा है पोजीशन इन रिलेशन टू ईच अदर। अब क्या है कि मैं जो बात कर रहा है रेडिएशन एक्सचेंज बिटवीन ब्लैक बॉडी, तो उसको किस तरीके से रेडिएशन जो एक्सचेंज होती है, वो ये बोल रहा है कि देखिए हमारे पास कोई रेज आई कहीं से, ठीक है ना, तो ये वो बोल रहा है कि दिस इज डन बाय द शेप फैक्टर, और हमको इस शेप फैक्टर से ही निकालते हैं, जो हमने आपको सबसे शुरू में पढ़ाया था, आपको बोला था कि शेप फैक्टर क्या है, तो शेप फैक्टर ये यहाँ पे लिखा है 1 और 2, तो वो आप समझो क्या होता है फ्रैक्शन, शेप फैक्टर मतलब फ्रैक्शन, भाई डेफिनेटली कोई रेज आ रही तो फ्रैक्शन हो रहा है वहां पे, है ना, तो उसका है, तो फ्रैक्शन हो रहा है, तो एफ फ्रैक्शन हो गया, तो फ्रैक्शन ऑफ रेडिएशन लीविंग सरफेस 1 इंटरसेप्टेड बाय सरफेस 2। देखो जब फ्रैक्शन से जो रेडिएशन जो हो रही है वो 1 पे आ रही, 1 पे टकराने के बाद में क्या हो रही है, वो लीव कर रही है वहां से टकराने के बाद वो, लेकिन वो इंटरसेप्टेड कहाँ जा रही है, दूसरे की तरफ जा रही है, दूसरी पे जाएगी, वहां पे भी टकराएगी, वहां से तो फिर दूसरी तो वहां से निकलेगी। तो ये वो यहाँ पे प्रोसेस बता रहा है रेडिएशन एक्सचेंज बिटवीन ब्लैक बॉडी से किस तरीके से रेडिएशन होता है। तो यहाँ पे लिखा है उसने 1 to 2 फ्रैक्शन ऑफ रेडिएशन लीविंग सरफेस 1 to 2, तो क्या बोल रहा है कि ये 1 पे आया, 1 से यहाँ पे गया, यहाँ से भी यहाँ निकल गया, तो ये जो आपको अगर हम दिखाएं यहाँ पे तो वो यही हो रहा है। ये देखिए नेट एक्सचेंज ऑफ रेडिएशन लॉ ऑफ इसी को अपन बोलते हैं लॉ ऑफ रेसिप्रोसिटी जो है लॉ इसी को बोलते हैं। तो नेट एक्सचेंज ऑफ रेडिएशन बिटवीन ब्लैक बॉडीज को इस तरीके से हो रहा है। तो ये Q12 जो हम हीट की बात कर रहे हैं, जो Q12 है वो तो अपन फ्रैक्शन फैक्टर अपन ने क्या लिया, अपन ने F12 1 से 2 पे गया, ठीक है ना, तो F1 से 2 गया तो अपन ने उसको F1 to 2 ले लिया। अब EB1 तो ब्लैक बॉडी की बात कर रहे हैं, तो भाई अब जो हम निकाल रहे हैं वो क्या नेट कितना अपना जो बचा हुआ है जो है ना वहां से, तो ये अपन ने जो Q12 जब निकाला तो F12 तो अपने 1 से 2 में गया, ये क्या हो गया सरफेस एरिया हो गया, ठीक है ना। और ये आपकी जो हो गई है जो पावर की बात कर रहे हैं कि पावर क्या है, तो पावर आपको दे दिया उसने EB1 जो स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ से हमने आपको बताया था कि EB जो ब्लैक बॉडी की तो 1 और 2 दो बॉडी इज देयर, तो दो बॉडी में तो भैया एक से यहाँ से गया वहां से गया तो कितना लॉसेस हो गया एक तरीके से, तो भाई यहाँ से गया तो उसने कितना एब्जॉर्ब किया, तो वही हम देखेंगे यहाँ पे, तो EB1 माइनस EB2, तो ये B1 देखो आप यहाँ पे, ये EB1 यहाँ पे से गया और यहाँ पे गया, तो यहाँ से यहाँ गया, तो यहाँ से इसमें से इसको माइनस कर दोगे तो जो बचा रहेगा वो आपको दिख जाएगा, आपको पता चल जाएगा यहाँ पे, यहाँ पे वही किए हैं E1, तो F12, अब F12 क्या हुआ कि 1 से 2 में गया आपका, तो F12 यहाँ पे चला गया आपका, ठीक है ना। फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी
लीविंग वन विच अटैक्स एट टू डायरेक्टली, मतलब वन से गई यहाँ से लीव की और टू पे डायरेक्टली अटैक किया, ठीक है ना, ये हो गया। तो इसी पे हम निकाल रहे हैं F12 जिसको हमने बोला फ्रैक्शन ऑफ रेडिएशन, मतलब Q12, मतलब हमारी जब हम हीट की बात करेंगे तो Q1 से Q2 हो जाएगी अपना, और अपन तो अपना Q1 है ही भैया, Q जो निकाल रहे हैं ना जो उसके रहेगा, तो ये है। फिर इसके बाद में ये तो यहाँ पे यही हुआ है F12, ये अगर आप देखें तो वहां पे जो इक्वेशन है वही यहाँ पे इक्वेशन लगा दी, बस हमने फैक्टर जो क्या फ्रैक्शन फैक्टर को कंसीडर कर लिया क्योंकि यहाँ फ्रैक्शन की बात डिस्कस कर रहा है वो, तो इसको कंसीडर करिए। तो F12 तो यहाँ पे A1 है, अब यहाँ पे सिग्मा, तो ये EV की वैल्यू क्या है आपकी सिग्मा T पावर 1, तो अपन सिग्मा 1 ये TV1 EV1 की बात कर रहे हैं, तो अपन हो जाएगा आपका T कौन सिग्मा कांस्टेंट ले लिए बाहर, तो T1 पावर 4 माइनस T2 की पावर 4 है, तो ये अपन इस तरीके से अपन ने दिखा दिया। तो लॉ ऑफ रेसिप्रोसिटी यही बोलता है कि F12 into A1 है तो उसी प्रकार से क्या हो जाएगा F21। तो अगर यही चीज पलट जाए, मतलब वो ये बोलना चाह रहा है कि अगर यही चीज पलट जाए, जैसे हमारा फ्रैक्शन अभी 1 से 2 हो रहा है तो 2 से निकाले, तो आप अगर 2 to 1 होगा तो 2 to 1 में क्या होगा भैया 2 to 1, तो 2 में तो सरफेस एरिया क्या होगा 2 वाला एरिया ले लेंगे हम उसके लिए। तो यहाँ पे उसने क्या किया, जब यहाँ A12 F12 था तो एरिया क्या था अपन ने ये लिया था 1 A1 लिया था, तो अपन A1 ले लिया, जब हम बढ़ के 2 to 1 हो रहा है तो 2 to 1 में क्या है 2 to 1 एरिया ले लिया, और उस टाइम पे एरिया क्या हो जाएगा आपका ये 2 हो जाएगा। तो इसी को अपन बोलते हैं लॉ ऑफ रेसिप्रोसिटी, जो अपन को मेन पढ़ना था, ठीक है ना। तो ये है, और बॉडी हमने बताई दिया आपको कि यहाँ पे इस तरीके से ये बॉडी का ये डायग्राम बनेगा अपना इस तरीके से, ठीक है ना। तो ये आपको यहाँ पे दिखाना है। ये शेप फैक्टर वही बताया ना यहाँ पे क्या होता है शेप फैक्टर आर ऑफन डिफिकल्ट टू कैलकुलेट द होल मैन, एक डायग्राम जो हम आपको यहाँ बताएं तो उसी प्रकार से इसको निकालेंगे, है ना। तो ये आपका यहाँ पे यहाँ तक अपना टॉपिक कंप्लीट हो गया। अब इसमें थोड़ा सा एक वो और बचा हुआ है, ठीक है ना, तो वो भी थ्योरी हम जो रहेगी वो हम आपको बता देंगे रेडिएशन में, ठीक है ना। तो अपना ये हो जाएगा, इसके बाद में हम जो रहेगा अपना अभी टाइम रहा तो ठीक है 14 तारीख तक जो भी रहेगा, इसके बाद में फिर अपना रहेगा कन्वेक्शन का जो टॉपिक रहेगा, तो उसको भी अपन क्या खत्म कर देंगे।